तो हेडिंग डालेंगे डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। कहानी क्या चल रही है, क्या हुआ था? सबसे पहले थॉमसन मॉडल आया। थॉमसन मॉडल ने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की बात करी। फिर रदरफोर्ड आया। रदरफोर्ड ने सोलर सिस्टम मॉडल दिया, लेकिन वो कहां फेल हो गया? स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने में। फिर उसकी स्टेबिलिटी किसने बताई? बोहर ने। बोहर ने कहा कि स्टेबल रहता है इलेक्ट्रॉन, जो है वो अपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से क्या बोलते हैं, स्टेबल रहता है, क्योंकि उसमें भी जो है वो सब सारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या बोल सकते हैं, कैंसल आउट हो जाती है, और इस वजह से सेम ऑर्बिट में वो बना रहता है इलेक्ट्रॉन। ओके, दैट वाज व्हाट वाज सेड बाय बोहर। ठीक है, लेकिन बोहर जैसे ही खत्म हुआ, जो भी उसके ड्रॉबैक्स थे, उसको फिर यहां पर जो है आगे जो दूसरा मॉडल आता है जिसे हम बोलते हैं क्वांटम मॉडल। तो क्वांटम मॉडल ने कौन कौन सी चीजों को और कंसिडर किया और कहां से ये चीज आती है निकल के, वो अब हम यहां पर देखने जा रहे हैं। डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये दो चीजें हैं जो अब हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे क्वांटम मॉडल की तरफ। ठीक है, तो क्वांटम मॉडल आया ही क्यों था? क्योंकि बोहर बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, जैसे कि डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम यहां पर डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस लिखेंगे, क्या था डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस? लिखेंगे देयर इज a particle as well as wave nature of moving microscopic particle माइक्रोस्कोपिक का मतलब समझते हो ना, एकदम बिल्कुल बारीक, है ना, जैसे मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम्स आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक, मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ये है डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस का मतलब क्या? मनगढ़ंत कुछ भी, यही होता है हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट, कुछ भी बोल दिया। ठीक है, तो वो बोल दिया उसने, और कुछ उसने कैलकुलेशन किया था। कैसे किया था वो अभी हम देखेंगे कि कहां से आया वो, लेकिन उसको प्रूव किया था डेविसन और जर्मर, जो उसी के स्टूडेंट्स थे डी ब्रोगली के। डी ब्रोगली तो बेचारे, ठीक है तो जो प्रूव किया था वो डेविसन और जर्मर, जो इसी के स्टूडेंट्स थे, जो इसी के अंदर काम कर रहे थे, तो उन्होंने किया था। तो लिखेंगे डेविसन एंड जर्मर, डेविसन DAVISON, डेविसन एंड जर्मर, डेविसन एंड जर्मर डिटरमाइंड द वेव नेचर, Davison and Germer determined the wave nature of fast moving electron. Davison and Germer determined the wave nature of fast moving electron and observed that the spectrum, ब्रैकेट में लिख लेना, और wave nature, spectrum और wave nature of moving electron is similar to X-rays. X-rays का जो भी आता है वेव कैरेक्टर या स्पेक्ट्रम जो भी था, वही सेम एक मूविंग इलेक्ट्रॉन का पाया गया। ये किसने किया? डेविसन एंड जर्मर ने। और ये वैलिडेट करता है डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस, है ना। तो डेविसन एंड जर्मर वैलिडेट्स डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस बाय कंक्लूडिंग दैट इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है उसका जो स्पेक्ट्रम या जो वेव नेचर पाया गया वो बिल्कुल सिमिलर पाया गया किसके? एक्स रेज। ठीक है, ओके, एक्स रेज जैसा पाया गया। ओके, फुल स्टॉप। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। अब बात क्या है कि कैसे, है ना, हाउ तो कैसे आया? तो क्या किया था डी ब्रोगली? डी ब्रोगली ने के आने से पहले आइंस्टाइन ने वो इक्वेशन दी थी, E = mc²। ठीक है, ये चीज। और प्लैंक क्या बोल के गए थे?
E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, यही बोले थे। तो उसने क्या किया, इन दोनों को यहां पर कंबाइन किया, ठीक है। यानी कि अगर हम दोनों तरफ यहां पर इसको जोड़ दें, ये भी E है, ये भी E है, दोनों एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो mc स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, तो यहां से C और C कैंसिल हो गए, तो यहां से लैम्डा इधर गया और mc नीचे आ गया, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mc। m मतलब मास, c मतलब स्पीड ऑफ लाइट, और मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। तो यहां से लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p, यहां पर उसने कंक्लूड किया। बट व्हाट वाज द थिंग, कि यहां पर जो एनर्जी थी एच सी बाय लैम्डा था, यहां पर वो सारी चीज किसकी बात कर रहे हैं, लाइट की, लाइट की बात करें। तो उसने कहा कि अगर मोमेंटम ही है तो मोमेंटम तो किसी भी पार्टिकल का हो सकता है, तुम्हारा मेरा जो भी चल रहा है उसका हो सकता है, जिसके पास वेलोसिटी है उसका हो सकता है। तो उसने कहा कि दिस मस्ट नॉट बी ओनली लिमिटेड टू लाइट, ठीक है, दिस कैन बी अप्लाइड टू एनी काइंड ऑफ पार्टिकल, ठीक है। अब वो बात अलग है कि इसका ये मतलब है कि तुम में, मुझ में, सब में वेव नेचर है, क्या हम ऐसे ऐसे चल रहे हैं? नहीं, हम कोई भी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की जब बात करते हैं, जैसे हम या कोई भी एक छोटी सी बॉल की भी बात करें, कंचे की भी बात करते हैं, तो वो भी छोटा है, लेकिन उसका मास जो है कंपेयर टू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बहुत बड़ा है। तो जितना बड़ा मास होगा उसकी वेवलेंथ उतनी ही कम होती है, और इस वजह से हम इतनी कम होती है कि उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते आप। समझ गए बात को? तो इस वजह से मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल में आप ये चीज नहीं लगा सकते, लगाएंगे तो इतनी कम आएगी जिसकी हद नहीं है। क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है, ओके। तो ये चीज ध्यान रखना कि यहां पर उसने कहा कि दिस मस्ट नॉट बी ओनली लिमिटेड टू लाइट, दिस कैन बी अप्लाइड टू एनी पार्टिकल। तो हम बोल सकते हैं, है ना, बाय सिमिलर एनालॉजी, सिमिलर एनालॉजी से लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन एम वी, ठीक है, h अपॉन एम वी, ये है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डी ब्रोगली का। व्हाट इज दिस, ये वेवलेंथ क्या कहलाती है, ये कहलाती है डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, मैंने बोला कि जिस तरीके से बाय एनालॉजी, एनालॉजी मतलब जिस तरीके से हमने लाइट में ये चीज करी थी, वही सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हम किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या लाइट में, हाँ, इनफैक्ट ऐसा मोमेंटम मतलब फोटोन के मास कंसिडर, इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं उसमें हम मास ऑफ फोटोन निकाल सकते हैं अगर हमको वेवलेंथ पता है और स्पीड ऑफ लाइट तो पता ही है, ठीक है। इसी फॉर्मूले से हम डिफरेंट टाइप ऑफ मास ऑफ फोटोन निकाल सकते हैं हाइपोथेटिकली, ठीक है। मास ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, v is velocity of microscopic particle, lambda is equals to h upon mv। चीजें हाई रेजोल्यूशन डिवाइस से जब देखी गई तो वो चीज फट रही, तो वो क्यों हो रहा था वो बोहर नहीं बता पाया, जिसको बाद में जब लेटर डिस्कवरीज हुई, बहुत सारी चीजें आई जिसमें स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक कॉन्सेप्ट आया, तो बाद में पता चला कि उस स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से वो फट रहा था। ये चीज क्लियर है? अब और सिमिलर टाइप ऑफ चीजें क्या हुई देखो, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को हम के से लिखेंगे, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के, तो वो क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, करेक्ट है। अगर इसमें मैं दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, m इंटू के इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ m स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। कोई दिक्कत?
ये 2 जो डिवाइड में है ये यहां जाके अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या बनेगा, 2mke इज इक्वल्स टू m स्क्वायर या mv का होल स्क्वायर बोल दूं। तो क्या मैं इससे mv को रूट ऑफ 2mke लिख सकता हूं, mv को। तो क्या हम ये वाला ही फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन रूट 2mke लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी जिसे हम ke लिख रहे हैं दैट इज हाफ mv स्क्वायर। दोनों तरफ m मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो m इंटू के इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ m इंटू m इज m स्क्वायर v स्क्वायर। ये 2 इधर चला गया तो 2mke बन गया इज इक्वल्स टू mv का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया तो mv इज इक्वल्स टू रूट 2mke और वही चीज हमने यहां पर लिख दी। अब हो सकता है तुम्हें ये चीज पता हो या ना भी पता हो तो लिख लेते हैं नोट करके। काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल Q under the influence of charge particle Q under the influence of potential difference V is equal to Q into V। कोई भी चार्ज पार्टिकल जिसके अक्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके रखा है V पोटेंशियल का, ठीक है, V पोटेंशियल का, और बीच में मेरा कोई भी चार्ज पार्टिकल, तो जब वो एक्सेलरेट होगा या जब उसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो किसके बराबर होगी, वो चार्ज पार्टिकल इंटू V वोल्ट, Q इंटू V के बराबर। अगर ये नहीं पता है तो इसको याद रखना, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, Q इंटू V के। तो जो हमने फॉर्मूला लिखा है लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv, जिसको हमने h अपॉन रूट ऑफ 2mke भी लिखा है, तो क्या हम उसको h अपॉन रूट ऑफ 2mqv भी लिख सकते हैं क्या, ठीक है। ये फॉर्मूले तुमको ध्यान रखने हैं। सारे डी ब्रॉगली के सब वही है ना, h अपॉन एम वी से ही रिलेटेड है सब। नाउ अब हमने कहा कि ये किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए लागू हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन इज वन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, उसके लिए भी अप्लाई हो सकता है। तो अगर स्पेसिफिकली है ना फॉर इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो m किसके बराबर होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर, ठीक है। Q जो होगा वो किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E के बराबर। ये दीज आर द वैल्यूज दैट वी नो, हम जानते हैं इन वैल्यूज। इसकी कितनी होती है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। E कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। हाँ नहीं, चार्ज की वैल्यू, चार्ज की एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, ठीक है, ओके। तो जब हमने अप्लाई करेंगे इस वाले फॉर्मूले में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और Q रखेंगे तो वो कैलकुलेट की जा सकती है, H भी हम जानते हैं। जब ये सारी वैल्यूज हम देखेंगे, केवल V एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस है जो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर कर सकता है, वो कोई फिक्स नहीं है, करेक्ट है। तो स्पेसिफिकली फॉर इलेक्ट्रॉन, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ V वोल्ट का जो फॉर्मूला आता है वो आता है रूट ऑफ 150/V। ये डायरेक्ट फॉर्मूला तुम याद रख सकते हो, रूट ऑफ 150/V। लेकिन इसमें एक कंडीशन अप्लाइड, और कंडीशन ये है कि इसका जो आंसर मिलेगा वो एंगस्ट्रॉम में मिलेगा, ठीक है। फिर से जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने अभी डिस्कस किया और जो Q हम जानते हैं, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो हम वैल्यू रखेंगे। तो हमारी नॉन वैल्यूज H हो गई, 2 हो गई, M भी हो गया और Q भी हो गया। जो नहीं था वो V था। तो जो बाकी सारी सब चीजों को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट जो आंसर आता है, कंसिडरिंग कि हम यहां पर जो वेवलेंथ आ रही है वो काय में आ रही है, एंगस्ट्रॉम में, तो आंसर आता है रूट ऑफ 150/V। ये तुम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो इलेक्ट्रॉन के लिए। ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी और के लिए मत कर दे,
ठीक है, हाँ, h/mv में भी डाल सकते हैं, लेकिन वहां पर v वेलोसिटी है, यहां पर v वोल्ट है। ओके, ये कैपिटल V है, ये v वेलोसिटी है, ये ध्यान रखना, ठीक है।